हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स वाला पर। और यहाँ पर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, या जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो जल्दी से फटाफट इस क्लास की जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए ताकि वो सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड की। आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है वो आप लोगों का जनवरी में होने वाला है और बहुत ही लिमिटेड समय है, जिस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गजाला, राहुल, रमेश, गुड मॉर्निंग। शमा, प्रवीण, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टॉपिक को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपके मन में आपसे पूछा जाता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा, पाचन तंत्र का मतलब क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि आपके दिमाग में ये इमेज आती है कि भाई ये जो है हमारा पाचन तंत्र है, ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा पाचन तंत्र। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सवाल आते हैं। देखो, जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पिकअप कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, और कुछ पीवाईक्यूज भी यहाँ पर हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, ओके। चलिए शुरुआत करेंगे अब क्लास की और साथ में आप कॉपी किताबें मतलब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि आपका साथ के साथ आपके नोट्स भी बनते चले जाएं और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, शुरुआत करेंगे। पाचन तंत्र की बात हो रही है। पाचन तंत्र का काम क्या होता है? तो पाचन तंत्र का काम होता है भोजन को पचाने का। जो खाना आप खाते हो उस खाने के अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं उनको है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे अंगों को क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, एनर्जी देंगे। एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं, कोशिकाएं अगर नष्ट होती हैं तो नई कोशिकाओं को बनने में मदद करेंगे। पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर होने में, उनकी मरम्मत होने में मदद करेंगे। शरीर का विकास करेंगे, बॉडी की ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा भी प्रदान करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए हम खाना खाते हैं और खाने के अंदर जो है पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, याद रखेंगे। अब जब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, पाचन तंत्र की जब हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पाचन तंत्र में जब भी आप कभी सिस्टम शब्द पाओ, जब भी कभी आप तंत्र या प्रणाली शब्द पाओ, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, या जिसे हम कहते हैं अंगों का समूह। यानी अंग होंगे बहुत सारे और ये अंग मिलकर एक विशिष्ट कार्य कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे अंग मिलकर एक ही काम कर रहे होंगे और वो काम होगा भोजन के पाचन का। सारे के सारे अंग मिलकर एक ही कार्य कर रहे होंगे और वो कार्य होगा भोजन के पाचन का। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक चीज़ है जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको आहार नाल कहा जाएगा। एक चीज़ होगी जिसे बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको बेटा हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल जो है इसकी शुरुआत होती है आपके माउथ से, आपके मुंह से इसकी शुरुआत होगी और मुंह के बाद इसमें शामिल होगा ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप या भोजन नली कहते हैं। भोजन नली के बाद यहाँ पर शामिल है आपका पेट, या जिसको अमाशय कहा जाता है, जिसको हम अमाशय कहते हैं। अमाशय के बाद यहाँ पर शामिल होता है आपकी छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। कभी कभी पेपर में आपसे इनका सीक्वेंस भी पूछेगा कि आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत यहाँ पर शामिल होगी और बड़ी आंत के बाद यहाँ पर जो अगला पार्ट आएगा जिसे रेक्टम या जिसे हम मल द्वार कहते हैं, याद रखना है। और लास्ट में आपको मिलेगा एनस या जिसको गुदा कहा जाता है। तो ये जो है आपके आहार नाल का हिस्सा है, ये आपके आहार नाल का हिस्सा है, याद रखेंगे। आप चाहो तो ऐसे यहाँ से देख भी सकते हो। देखो आपका मुंह है, मुंह से आपका ईसोफेगस जिसको भोजन नली कहा जाएगा, उसके बाद आपका पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और आपका एनस या जिसे हम गुदा कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट, चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ पे? हाँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक तो चीज होती है आहार नाल। अब सवाल बनता है पेपर में कभी कभी कि आहार नाल की लंबाई क्या होती है, आहार नाल की लेंथ क्या होती है, लंबाई क्या होती है। अब जरा लंबाई को जानो। तो आहार नाल की लंबाई जो है वो लगभग 9 मीटर की होती है, याद रखेंगे। कितनी होती है? लगभग 9 मीटर की होती है, ध्यान रखना है। इसी के साथ इस आहार नाल की मदद करती हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स या जिनको हम कहते हैं सहायक ग्रंथियां। आपके पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियों का भी बड़ा रोल है। ग्रंथियां क्या करेंगी? ग्रंथियां बनाती हैं पाचक रस। ग्रंथियां क्या काम करेंगी बेटा? ग्रंथियां बनाती हैं पाचक रस। ये पाचक रस बनाएंगी और उस पाचक रस के अंदर मौजूद होंगी एंजाइम्स। एंजाइम्स ही आपके भोजन को क्या करती हैं? उसका अपघटन करेंगी और पोषक तत्वों में रूपांतरित करने में मदद करती हैं, याद रखेंगे। तो ग्रंथियों का काम होता है एंजाइम बनाना या फिर बेटा पाचक रस बनाना। और ये पाचक रस आपके भोजन के अणुओं को क्या करेगा? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर कर उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी? तो आपके मुंह के अंदर मौजूद होती है लार ग्रंथि, जिसको हम बोलेंगे ये लार ग्रंथि, याद रखना है, जो कि आपके माउथ के अंदर, आपके मुंह के अंदर ही मौजूद है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा लिवर या जिसको हम यकृत बोलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहेंगे पेनक्रियास या जिसे अग्नाशय कहा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सहायक ग्रंथियां हैं जो कि आपके भोजन के पाचन में मदद करती हैं, याद रखेंगे। जो कि आपके भोजन के पाचन में बेटा क्या करती हैं? मदद करती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सीधा तौर पर यहाँ से सवाल बनता है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो आपको क्लास के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि पाचन तंत्र जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक है हमारी आहार नाल और दूसरी इस आहार नाल के साथ जुड़ी हुई होती हैं सहायक ग्रंथियां जो कि एंजाइम्स बनाती हैं। एंजाइम्स क्या होंगी? ये मुख्य तौर पर प्रोटीन की बनी होती हैं, याद रखना है। ये मुख्य तौर पर किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट, इनको हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक। इनको हम कहते हैं बेटा क्या? इनको हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक। इनको बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, याद रखना है, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब होगा कि आपके शरीर के अंदर जब आप खाना खा रहे होंगे, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज होने में, ताकि वो बहुत तेजी से आपके भोजन को पचा सकें, वो काम इनका होता है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर? एक बार और क्या बताना है? एंजाइम जो होती हैं वो मुख्य तौर पर बेटा प्रोटीन की बनी होती हैं और ये क्या करेंगी? आपके शरीर के अंदर जब आप खाना खा रहे होते हो तो भोजन का जो पाचन है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को ये फास्ट करती हैं, तेज करती हैं, ताकि भोजन जो है आपका जल्दी से पच जाए, ताकि आपके शरीर के अंगों को ऊर्जा मिल जाए। राइट, इतनी बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर देखो, जब हम माउथ की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके आहार नाल की जो स्टार्टिंग होती है वो आपके माउथ से होती है, आपके मुंह से होती है। ठीक है, अब मुंह जो है इसको हम नाम देते हैं बक्कल कैविटी। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी या फिर इसको बोला जाता है मुख गुहा। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है मुख गुहा। कैविटी शब्द का मतलब होता है खाली जगह। जब आप अपना मुंह खोलोगे तो अंदर से वो कैसा होता है? खाली होता है, हॉलो होता है, याद रखेंगे। जब आप मुंह खोलते हैं तो आपका जो मुंह होता है बेटा वो क्या होता है? वो अंदर से हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है, याद रखेंगे। तो खाली शब्द के लिए हमेशा एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं कैविटी। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कैविटी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आपके माउथ के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं?
तो आपकी बक्कल कैविटी में 3 चीजें शामिल हैं जो कि आपके भोजन को पचाने में मदद करेंगी। सबसे पहली चीज आपकी बक्कल कैविटी में इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी टंग, या जिसे आपकी जीभ कहते हैं, क्योंकि जीभ आपके भोजन के स्वाद को पहचानेगी। जो तुम खाना खा रहे हो उस खाने का स्वाद क्या है, उस खाने का टेस्ट क्या है, वो आपकी जीभ से आपको पता चलेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पर दांत, क्योंकि अगर दांत नहीं होंगे तो आप खाना चबा नहीं पाएंगे, और अगर आप खाने को ऐसे ही निगलोगे तो वो तुम्हारे गले में कहीं पर फंस सकता है। ठीक है। तो खाने को चबाने का काम किसका है? दांतों का है, याद रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके मुंह के अंदर ही मौजूद होगी सिलेवरी ग्लैंड, या जिसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं, जिसको लार ग्रंथि कहा जाता है। ये लार ग्रंथि क्या काम करेगी? ये आपके मुंह के अंदर सलाइवा बनाती है, लार बनाती है, याद रखेंगे। और जो ये लार है वो आपके भोजन के अंदर मिक्स होती है। आप यहाँ से एक चीज याद रखना, जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने का जो पाचन है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो सिलेवरी ग्लैंड है ये एक एंजाइम बनाएगी, जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन, जिस एंजाइम का नाम टाइलिन या फिर हम उसे अमाइलेज के नाम से जानते हैं। और वो क्या करेगी? जो तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में पचा देती है। उस कार्बोहाइड्रेट को किस में पचाएगी? माल्टोस में पचा देगी। तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि आपके भोजन का जो पाचन होता है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है, याद रखेंगे। आपके भोजन का जो पाचन है बेटा वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, याद रखना है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुंह से ही शुरू होता है, ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज ना चीजों को समझते हुए चलेंगे कि पेपर में किस तरह के सवाल बने हैं, और हम क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने, दूध में कौन सा प्रोटीन और शुगर का जोड़ा पाया जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो जाता है, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि जब आप खाना खाते हो तो बहुत ज्यादा चबा चबा कर खाना खाया करो, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, जो तुम रोटी खा रहे हो, जो तुम चावल खा रहे हो, ठीक है, रोटी, चावल या आलू जो भी खा रहे हो, इनमें स्टार्च मौजूद होता है, तो उसका पाचन आपके मुंह से ही शुरू होता है। अब जैसे ये सवाल है कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कौन सा शकरहा पाया जाता है, ये आपको बताना है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका जवाब। दूध की बात कर रहे हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन और कौन सा शकरहा पाया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए भाई फटाफट जल्दी से, बहुत ही शानदार, फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा इसका जवाब? देखो, दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है इसका नाम है कैसीन, और दूध के अंदर जो शुगर की मात्रा या शकरहा की मात्रा जो होगी उसको हम कहते हैं लैक्टोज। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 92% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, गजाला, अमित, यशोदा, शमा, इन लोगों का जवाब यहाँ पे सही है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिए, अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन शब्द आया है तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपके पेट से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे। यानी आप जो भी प्रोटीन खा रहे हैं उसका पाचन आपके पेट से शुरू होता है, याद रखना है। इसकी शुरुआत यहीं से होती है, ध्यान रखना है पाचन की, याद रखेंगे। अब दूध का जो सफेद रंग होता है वो इस कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है, याद रखेंगे। पेट के अंदर एक ग्रंथि होगी जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम की ग्रंथि है वो एक एंजाइम बनाएगी, जिस एंजाइम का नाम है रेनिन। और ये रेनिन नाम की जो एंजाइम होगी ये तुम्हारे दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको पचाने में मदद करती है, याद रखेंगे। तो कई बार ये भी सवाल बन सकता है कि दूध को पचाने में जो ग्रंथि मदद करेगी वो कौन सी है, तो वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और एंजाइम कौन सी होगी, तो एंजाइम है रेनिन एंजाइम। यही रेनिन एंजाइम दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको पचाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन बताओ, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है कौन? बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा और रक्त को भी शुद्ध करता है। लिवर है, किडनी है, लंग्स है या फिर डेडुनम है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? फटाफट आंसर करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा ऐसा अंग है जो बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित करेगा और ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। बहुत ही अच्छे, काफी सारे बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्लास यहाँ पर बी ऑप्शन बता रही है। और आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण लिखा हुआ है, तो आपने सोचा कि इसका आंसर लिवर होगा, मतलब किडनी। इसका आंसर लिवर है बेटा, लिवर है इसका जवाब, लिवर। 18% बच्चों में से अलोन बॉय, सलोनी, अभिषेक, गजाला, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। सही जवाब है इसका लिवर। एक्चुअल में जब आप अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जब आप अधिक कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जैसे आपने बहुत सारा खाना खा लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आपके लिवर के अंदर इकट्ठा होता है, आपके यकृत में क्या होता है बेटा, इकट्ठा होता है, और वहाँ पर ये ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। जब आपके शरीर को ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो लिवर ही क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित कर देता है। और ये कब होती है प्रक्रिया, जब आप व्रत वगैरह रखते हो, जब आप फास्ट वगैरह रखते हो, तब उस टाइम पर ये प्रक्रिया होती है। तो लिवर के अंदर ही एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होगा, और ज़रूरत पड़ने पर लिवर ही क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित कर कर ब्लड के अंदर मिक्स कर देता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। ग्रंथि पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती है। आपको ये बताना है कि वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो किसके अंदर किसी भी तरह की एंजाइम्स मौजूद नहीं होगी। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ग्लैंड डज नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो किसी भी तरह की पाचक एंजाइम को नहीं बनाती? लिवर, सलेवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, या फिर आपका पेनक्रियास। बताओ जल्दी से क्या होगा इस सवाल का जवाब। हाँ भाई, रेगुलर अगर क्लास अटेंड करेंगे तो आपके डीएलएड में अच्छा स्कोर आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए रेगुलर बनना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, रोज चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रोज समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो किसी भी तरह की पाचक एंजाइम नहीं बनाती है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब इन क्वेश्चन के थ्रू मैं जो जो चीज़ें समझाऊंगी ना, उसको प्लीज़ लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि वो आपको आगे काम आएगी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर है बेटा लिवर। इसका आंसर है आपका लिवर। ए ऑप्शन इसका जवाब होगा। 50% बच्चों का जवाब सही आया है, जिसमें अलोन बॉय, सुष्मिता, एके, शालू, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। देखो, अगर हम सिलेवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये भी सलाइवा बनाएगा, ये भी राल बना रहा है। अब ये जो लार है, इसके अंदर मौजूद है 2 एंजाइम, एक का नाम है सिलेवरी अमाइलेज, एक का नाम क्या है, एक का नाम है सिलेवरी अमाइलेज नाम की एंजाइम, और एक और एंजाइम होगी जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम नाम की एंजाइम। तो 2 एंजाइम तो इसके अंदर पाई जाती हैं। ये सिलेवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। लाइजोजाइम का काम क्या होता है कि अगर भोजन के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, तो भोजन में जो जीवाणु मौजूद है उसको क्या करती है, ये नष्ट करती है। याद रखेंगे, इसका काम क्या है, नष्ट करने का काम है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन ग्लैंड की बात करूं, ये भी एंजाइम्स बनाती है। अग्नाशय भी एंजाइम्स बनाता है, जैसे कौन सी, ये बनाएगा ट्रेप्सिन नाम की एंजाइम, ये बनाएगा आपका लाइपेज नाम की एंजाइम जो कि वसा को पचाएगी, ये अमाइलेज नाम की एंजाइम भी रिलीज करता है, तो ये एंजाइम बनाता है। लेकिन लिवर जो रिलीज करता है बाइल जूस, रिवर बनाता है बाइल जूस, या जिसको हम पित्त रस कहते हैं। ये जो पित्त रस होगा, इसके अंदर किसी भी तरह की एंजाइम नहीं होती है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती, याद रखेंगे। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। तो लिवर के द्वारा बनता है पित्त रस, और पित्त रस के अंदर किसी भी प्रकार की एंजाइम मौजूद नहीं होती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। विच पार्ट ऑफ टंग बियर सेल फॉर सोर टेस्ट?
अगला सवाल है, जीभ का कौन सा हिस्सा खट्टे स्वाद को पहचानने में मदद करता है? आपकी जीभ पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं जो कि अलग अलग तरीके का स्वाद पहचानती हैं। तो खट्टेपन वाला जो स्वाद है, जीभ का कौन सा हिस्सा पहचानेगा? आगे वाला, पीछे वाला, साइड वाला, या फिर मिडल वाला या मध्य वाला जो हिस्सा होगा वो? बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए फटाफट जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा वाला हिस्सा? देखो अब यहाँ पे जीभ वाले पार्ट को समझो। आपकी जीभ पर ना छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, ठीक है। इन डॉट्स के अंदर आपको मिलेंगे पपलई। ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम कहते हैं पपलई, ठीक है। ये जो पपलई होते हैं इन्हीं के अंदर मौजूद होती हैं टेस्ट बर्ड्स, या जिनको हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से आपको स्वाद आता है, ठीक है। ये जो स्वाद कलिकाएं हैं यही भोजन का स्वाद पहचानने में मदद करती हैं। अब जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ये मिठास को पहचानता है, ये स्वीट को पहचानता है, यानी ये मीठा जो टेस्ट होगा, मिठास वाला जो टेस्ट होगा उसको पहचानेगा। जो साइड वाला होता है ये क्या करेगा? ये जो साइड वाला है ये खट्टेपन को पहचानता है। साइड वाला जो होता है वो खट्टा स्वाद पहचानता है, याद रखेंगे। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये पहचानेगा बेसिकली ये, अच्छा ये वाला जो होगा ये वाला सॉल्ट वाला पहचानेगा, ये सॉल्ट वाला पहचानेगा, और ये आपका सौर वाला पहचानता है, याद रखेंगे। और लास्ट वाला जो होता है वो कड़वाहट को पहचानता है, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा वो कड़वाहट को पहचानता है, याद रखना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साइड वाला हिस्सा। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा, जिसमें से 20% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। रिलैक्सिन, आयुषी, बेसिक एजुकेशन, टॉक्सिक, इनका जवाब यहाँ पर सही है, इनका जवाब यहाँ पर सही है। तो लगभग अगर मैं बात करूँ 4 प्रकार की मुख्य स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होंगी लेकिन 4 जो हैं वो मेन होती हैं जो कि आपकी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर पूछा जाए पीछे वाला हिस्सा किसको पहचानेगा, तो पीछे वाला हिस्सा जो होता है बेटा वो कड़वाहट को पहचानता है, याद रखेंगे। वो कड़वाहट को पहचानता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। अगला सवाल बताओ, कौन सा अंग विषहरण का कार्य करता है? कौन सा अंग ऐसा है जो विषहरण का कार्य करेगा? कौन सा अंग विषहरण का कार्य करता है? लिवर करेगा, पेनक्रियाज करेगा, सिलेवरी ग्लैंड करेगी, या थायराइड ग्लैंड काम करेगी? विषहरण का मतलब होता है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो शराब के अंदर जो भी विषैले पदार्थ हैं उनको निकालना, उनको क्या करना? रिलीज करना, डिटॉक्सिफाई करना। ये काम किस ऑर्गन का है, किस अंग का ये काम है? बताओ क्या होगा इस सवाल का जवाब? और ये डीएलएड में आया हुआ सवाल है, अभी जो पेपर हुआ है तुम्हारा उसी में आया हुआ सवाल है ये। बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। पूरी क्लास तो सही जवाब दे सकती है। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा बेटा लिवर, या जिसे हम जिगर या यकृत बोलते हैं, याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, डी ऑप्शन, जिसमें लगभग देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब दिया है। 79% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अलोन बॉय, गजाला प्रवीण, गुलसुम, बेसिक एजुकेशन, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। ये रहा आपका लिवर। लिवर जो है ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों की श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो है लिवर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिवर का काम होता है पित्त रस बनाने का। जो जो ये काम करेगा वो मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका मुख्य काम होगा बाइल जूस बनाने का, पित्त रस बनाने का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। और इस पित्त रस का काम होता है वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना। पित्त रस बनाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। विषैला जो भी अल्कोहल है, शराब के अंदर जो भी विषैला पदार्थ है उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, याद रखेंगे। ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर इकट्ठा होता है, ध्यान रखना है।
चौथी इंपॉर्टेंट चीज, लिवर के अंदर वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो यहीं पर इकट्ठा होते हैं, यहीं पर स्टोर होते हैं, याद रखना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन भी लिवर के अंदर ही इकट्ठा होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 काम इसके याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं हैप्टिक सेल्स, उनको हम हैप्टिक कोशिका कहते हैं। और ये आपके शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर पुनः विकसित होने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप किसी को लिवर डोनेट करते हो तो जिसको आप लिवर डोनेट करोगे, आप थोड़ा सा हिस्सा लिवर का काटा जाता है और जिस हिस्से को काटा जाएगा वो हिस्सा बहुत जल्दी अपने आप को क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा, ग्लो कर लेगा। लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिवर के अध्ययन को हम कहते हैं हेप्टोलॉजी। याद रखेंगे, लिवर के अध्ययन को कहा जाता है हेप्टोलॉजी। ये भी सवाल कई बार आ सकता है कि भाई लिवर के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इसे हम हेप्टोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लिवर के वजन की अगर बात करें कि भाई इसका वजन कितना होगा, तो इसका वजन लगभग 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है, याद रखेंगे। 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। वयस्क मनुष्य में कैनाइन टीथ कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में कैनाइन टीथ या जिन्हें हम रंदक दांत बोलते हैं, कैनाइन को हिंदी में रंदक कहा जाता है, रंदक दांतों की संख्या कितनी होगी? बताओ, रंदक दांतों की संख्या कितनी होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य में रंदक दांतों की संख्या कितनी होती है, 2 होगी, 8 होगी, 6 होगी या फिर 4 होगी? बताइए भाई फटाफट जल्दी से। आपके मुंह में 4 प्रकार के दांत मौजूद है, जिसमें से एक प्रकार है कैनाइन या जिसे हम रंदक कहते हैं। इनका काम होता है चीर फाड़ करने का। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत थोड़े से आगे नुकीले होते हैं, लंबे होते हैं, याद रखेंगे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छे। 2 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे या फिर बेटा 4 होंगे? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इस सवाल के सही जवाब की अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। क्या होगा? आंसर होगा 4। 65% बच्चों ने सही जवाब दे दिया है, जिसमें अलोन बॉय, अंकित यादव, बुग्गू, स्नेहा, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, 4 इसका सही जवाब होगा। 4 इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। देखो, आपके मुंह के अंदर ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। अगर मैं दांतों की संख्या की बात करूं, इंसिजर या जिन्हें हम कृंतक कहते हैं, तो कृंतक दांतों का काम होता है काटने का। इनको हम बाइटिंग टीथ कहते हैं। इनका काम होता है बेटा काटने का, और इनकी जो संख्या होती है वो आपके मुंह के अंदर 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, याद रखेंगे। ये जो आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं रंदक। इनका काम होता है चीर फाड़ का। ये चीर फाड़ के काम आते हैं। ये चीड़ फाड़, टीयरिंग और बियरिंग का काम करते हैं, और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या होती है 4। ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2। प्रीमोलर की बात करेंगे तो ये आपकी दाढ़ें हैं। प्रीमोलर को हम कहते हैं अग्र चबड़क। तो अग्र चबड़क की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे चबड़क की। तो चबड़क जो होते हैं इनको भी दाढ़ें बोलेंगे, और इनकी संख्या होती है 12। 6 ऊपर होंगे, 6 नीचे होंगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि भाई किसी अडल्ट के अंदर कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होगी, तो ये सवाल भी कई बार आ जाता है। तो एक वयस्क के अंदर कुल मिलाकर दांत होते हैं 32, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए किसी बच्चे के पास जो दांतों की संख्या होगी वो क्या होगी, तो वो होती है 20, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बच्चे में 20 दांत होंगे और अडल्ट में होते हैं 32 दांत, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये दांतों की संख्या भी याद रख लेना, हो सकता है इनमें से किसी में सवाल आ जाए। ऐसे ही आपसे अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला पूछ सकता है, दांतों का सूत्र, कि भाई दांतों का सूत्र क्या होता है। तो दांतों का सूत्र होगा 2 1 2 3
2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ये आपके दांतों का सूत्र है, याद रखेंगे। यानी इधर दांत, क्योंकि दो जबड़े हैं तो उस तरीके से यहाँ पर दांतों की संख्या दी हुई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। डैश में उंगलियों के समान वृद्धि होती है जिसे विलेय कहा जाता है। आपको ये बताना है कि आपके शरीर में वो कौन सा ऐसा अंग है या कौन सा ऐसा अंग है जहां पर विलेय लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बड़ी आंत में, मूत्राशय में, छोटी आंत में या फिर बेटा पेट में। क्या होगा इसका आंसर? उंगली नुमी संरचनाएं जो हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। उंगली नुमी मतलब इस तरीके की संरचनाएं, ये संरचनाएं कहाँ पर देखने को मिलेंगी, किस अंग के पास ये संरचनाएं होंगी, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, किस अंग के पास ये संरचनाएं होंगी जिसे हम विलेय कहते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छे, फटाफट जल्दी से आंसर करो। ये उंगली नुमी संरचनाएं जिसे विलेय कहा जाता है, ये किस अंग के पास होती हैं? बहुत ही अच्छे, काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। 94% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें रिलैक्सिन, अमित, अंकित, बुग्गू, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। तो ये उंगली नुमी संरचनाएं आपको मिलेंगी छोटी आंत में। देखो, छोटी आंत वो जगह होती है जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो यहीं पर होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संपूर्ण पाचन कहाँ पर होगा, तो वो यहीं पर होता है, याद रखेंगे। यही वो जगह होगी जहां पर क्या होगा, जहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में पूरी तरीके से पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में पूरे तरीके से पच जाएगा। प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर अमीनो अम्ल के रूप में पचता है, याद रखेंगे, जैसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। और यहीं पर जो फैट होता है, जो वसा होता है, वो यहीं पर आपका पचता है, वसीय अम्ल या जिसे हम फैटी एसिड कहते हैं, या फिर आपके ग्लिसरॉल के रूप में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो उंगली नुमी संरचनाएं हैं जिसको हम विलेय कहते हैं, इसका काम होता है छोटी आंत का सरफेस एरिया बढ़ाना, छोटी आंत का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना, ताकि यहाँ पर पाचन जो है सही से हो पाए। तो छोटी आंत का जो पृष्ठ सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम इसका होता है। ये इसको वृद्धि करती है, उसको बढ़ाती है, याद रखना है। और बढ़ाती इसलिए है ताकि यहाँ पर पाचन हो सके, ताकि यहाँ पर पाचन हो सके, ये चीज आपको याद रखना है। कई बार ये भी सवाल आता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7.5 मीटर। याद रखेंगे, छोटी आंत की लंबाई बेटा लगभग 7.5 मीटर होती है, याद रखना है। आपकी पूरी आहार नाल में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो छोटी आंत का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ। डायबिटीज मलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति अधिक बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे खून से अतिरिक्त निकालना होता है, क्या? बताओ जल्दी से। आपसे पूछा जा रहा है भाई, जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो बार बार क्या करता है, यूरिन करने भी जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो रखी है तो जब वो बार बार यूरिन करने जा रहा है तो उसके यूरिन में क्या चीज बाहर निकलती है? ग्लूकोज बाहर निकलेगा, इंसुलिन बाहर निकलेगा, ग्लूकागॉन बाहर निकलेगा, या फिर नमक या जिसे हम सॉल्ट कहेंगे वो बाहर निकलेगा। क्या चीज बाहर निकलती है उसके यूरिन से? बताओ। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है तो उसके खून में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब बार बार वो यूरिन करने जाता है तो उसके यूरिन में क्या मिलेगा? बताओ। इंसुलिन मिलेगा, ग्लूकागोन मिलेगा, नमक मिलेगा, या फिर ग्लूकोज मिलेगा? अब तुमको मैंने हिंट भी दे दिया है। बहुत ही अच्छे, फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा इस सवाल का जवाब? इंसुलिन बेटा हार्मोन है, इंसुलिन बाहर नहीं निकलेगा। आंसर यहाँ पे होगा ग्लूकोज बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्लूकोज। 25% बच्चों में से अंकित, अलोन बॉय, मधु, पिंकी, इन लोगों ने जवाब दिया है ग्लूकोज बाहर निकलता है। ऐसे लोग जिनको मधुमेह रोग है,
जिनको डायबिटीज है उनके यूरिन में, उनके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, उनके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है और यही ग्लूकोज जो है बेसिकली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, याद रखेंगे। और ऐसे लोगों की किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो गया है, अगर वो सही से अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं तो कुछ समय के बाद किडनी के खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी को ज्यादा क्या करना पड़ता है, यूरिन ज्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर निकालना है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। एक शिशु जो पूरी तरह से माँ के दूध का सेवन करता है उसका मल पीले रंग का होता है, इसका कारण क्या है, बताओ जल्दी से। एक शिशु की बात करें, एक छोटा बच्चा है जो केवल और केवल माँ का दूध पीता है, तो उसका जो मल होता है उसका कलर होता है येलो। अब येलो होने के पीछे का रीजन क्या है? कैसीन नाम का पिगमेंट इसके पीछे का रीजन है, बाइल पिगमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, अग्नाशय पिगमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, या क्या इसके पीछे का रीजन है, बताइए जल्दी से। छोटा बच्चा, नवजात शिशु की अगर मैं बात करूं तो नवजात शिशु के मल का रंग जो पीला होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन आपको बताना है, क्या होगा इसका रीजन, बताइए जल्दी से। बहुत ही अच्छे, काफी सारे बच्चे कैसीन कह रहे हैं। बेटा कैसीन तो दूध के अंदर पाया जाने वाला पिगमेंट है जिसकी वजह से दूध का कलर सफेद होता है, कैसीन तो वो पिगमेंट है, तो कैसीन तो आंसर होगा नहीं। क्या होगा आंसर? इस सवाल का जवाब हो जाएगा बाइल पिगमेंट। लिवर के द्वारा एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसको पित्त पिगमेंट कहा जाता है और इसी के कारण ऐसा होता है, जिसमें 15% बच्चों में से ये देवानंद कुमार, दीवाना कुमार, सेवा, सनी, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा बाइल पिगमेंट, जो कि लिवर के द्वारा बनता है और यही इसके मल का कलर क्या करता है, पीला करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी ग्लैंड के नाम बताइए। चलो ये तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको पढ़ाया भी है, वही बताया भी था कि हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए जो हमारे पाचन तंत्र में अहम भूमिका निभाती हैं। बताओ जल्दी से, हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। सिलेवरी ग्लैंड या जिसे हम लाल ग्रंथि बोलेंगे और अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत, लिवर और पेनक्रियाज, सिलेवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वो ग्रंथियां जो हमारे पाचन तंत्र से बेटा जुड़ी हुई हैं, क्या है उनका नाम? क्या है उनका नाम? फटाफट जल्दी से आंसर कर दो। वो ग्रंथियां जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं, क्या है उनका नाम? बहुत ही अच्छे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें 81% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, अंकित, अभिषेक, यशोदा, इन सब का जवाब सही है। आंसर होगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके मुंह के अंदर मौजूद होती है लार ग्रंथि, आपका लिवर जो कि बाइल जूस बनाएगा, और अग्नाशय जो कि अग्नाशय रस बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं आपके भोजन को पचाने की। तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपके पाचक रस से जुड़ी हुई होती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। अगला सवाल ये है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताओ, आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा? अग्नाशय से, पेट से, छोटी आंत से, या फिर बेटा बड़ी आंत से? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है बताओ। आप प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? जो तुम दालें खा रहे हो, अगर आप एग खाते हो, आप मीट खा रहे हो, आप फिश खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, उन सब में क्या है? प्रोटीन मौजूद है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा? बहुत ही अच्छे, लगता है पूरी क्लास सही जवाब देगी इस बार। प्रोटीन का पाचन तो याद रखेंगे, देखो कुछ कुछ तुमको पता होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कहाँ से होगा, शुरू कहाँ से होता है, और पूरी तरीके से डाइजेशन कहाँ पर होगा, पूर्ण रूप से पच कहाँ पर जाएगा, है ना, पूर्ण पाचन कहाँ पर होगा, ये भी याद रखना, क्योंकि पेपर में किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका आंसर तो है पेट, इसका आंसर है अमाशय, बी ऑप्शन इसका जवाब होगा, बी ऑप्शन।
69% बच्चों ने ही यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, एके बॉस, गजाला, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखो ये तीनों चीजें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिनका जवाब गलत आया है वो जरा ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके माउथ यानी आपके मुंह से हो जाता है शुरू, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसका संपूर्ण पाचन होता है आपकी छोटी आंत के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में रूपांतरित होता है छोटी आंत के अंदर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन, कि भाई प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो आपके पेट से शुरू होता है, आपके स्टमक से शुरू होगा, याद रखना है, वो पेट से शुरू होगा और उसका पाचन पूरी तरीके से होता है छोटी आंत के अंदर। तीसरा होता है फैट, या जिसे हम वसा कहते हैं, जैसे आप घी वगैरह खा रहे हो या तेल वगैरह में आपकी सब्जी वगैरह बनी हुई है, तो जो तेल है ना, बटर वगैरह जो है वो वसा है। इसका पाचन शुरू होता है छोटी आंत से, इसका पाचन जो है छोटी आंत से ही शुरू होता है और छोटी आंत में ही ये पूरे तरीके से पच जाता है। छोटी आंत से शुरू होगा और यहीं पर ये पूरे तरीके से पच जाएगा। तो कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। कोई सा भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई सा भी पूछेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग बेटा कौन सा है? अग्नाशय है, पेट है, छोटी आंत है या फिर बड़ी आंत है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है कौन सा, बताइए जल्दी से। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग बेटा कौन सा है? ये तो मैंने अभी तुमको बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, किसको कहा जाएगा सबसे बड़ा पार्ट? भाई जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी वही सबसे बड़ा पार्ट होगा। बहुत ही अच्छे, फटाफट जवाब देंगे। सी ऑप्शन बताया जा रहा है, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, बताओ भाई क्या होगा एग्जैक्टली। आहार नाल का बेटा जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होती है आपकी छोटी आंत। वो क्या होगी? वो है आपकी छोटी आंत। सी ऑप्शन इसका जवाब है। 93% बच्चों ने जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, एके बोस, अन्नी, अमित, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। देखो पूरी आहार नाल जो होती है वो लगभग 9 मीटर की होती है, याद रखेंगे, लगभग 9 मीटर की। छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर, याद रखेंगे। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 3.5 मीटर होती है, ध्यान रखना। और ये लगभग है, इसकी वैल्यू बदल सकती है, ध्यान रखेंगे। ये मैंने लगभग लिखवाया है, याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आहार नाल की लंबाई जो होगी वो 8 से 10 मीटर। अगर आपसे रेंज पूछी जाए कि इसकी रेंज क्या होगी, तो याद रखेंगे 8 से 10 मीटर इसकी रेंज होती है। डिपेंड करता है हाइट से रिलेटेड, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताओ। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होगा? भोजन का पूर्ण पाचन बेटा कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होगा, पेट में होगा, छोटी आंत में होगा या फिर बड़ी आंत में होगा? बताइए जल्दी से। आपका खाना पूरे तरीके से कहाँ पर पचेगा? खाने का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से फटाफट। खाने का पूर्ण पाचन कहाँ पर होगा? बहुत ही अच्छे, सबके आंसर्स आ रहे हैं। तो भोजन का पूर्ण पाचन, पूरे तरीके से आपका खाना जो पचता है वो पचता है कहाँ पर? वो पचता है छोटी आंत में। छोटी आंत वो जगह है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है भोजन का, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। 91% बच्चों का जवाब सही आया है, जिसमें बंटी यादव, अलोन बॉय, टॉक्सिक, संजीव, इनका जवाब यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन बताइए। लिवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचित भोजन क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था लिवर के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पचा नहीं है, लिवर के अंदर वो इकट्ठा रहता है किस रूप में? बताओ किस रूप में रहेगा? पल्प के रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही इकट्ठा रहता है? किस रूप में रहता है बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत ही अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो आपके लिवर को पता है कि आप कभी गुस्सा हो गए, खाना नहीं खाओगे, तो भाई बॉडी के अंगों को तो एनर्जी चाहिए ना, तो लिवर अपने पास क्या करता है? बचा कर रखता है कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको
ये एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इसको ये प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो क्या है आंसर? आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करके रखता है, याद रखेंगे, और जरूरत पड़ने पर यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में उसको रूपांतरित कर देता है। तो आंसर 75% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें चंदन, अमित, अलोन बॉय, ठीक है, प्रिंसेस, मुस्कान, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कौन सा विटामिन आंत के अंदर बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? आपकी बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है एग्रीशिया कोलाई, और ये एग्रीशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया आपकी आंत में एक विटामिन बनाता है। आपकी बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस बैक्टीरिया का नाम है एग्रीशिया कोलाई। एग्रीशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया आपके भोजन को, जो अधपचा भोजन है, उसे मल में रूपांतरित करता है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है, हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया एक विटामिन का भी निर्माण करता है। बताओ वो विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन बी है, या फिर विटामिन सी है? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छे, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि विटामिन के। याद रखना है बी ऑप्शन इसका जवाब है। 80% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें गुड़िया कुमारी, अलोन बॉय, अंकित, मोहम्मद गुल, इनका जवाब यहाँ पे सही है। तो विटामिन के का संश्लेषण होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, वयस्क मनुष्य में कृंतक दांत कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य के अंदर जो कृंतक दांत होते हैं, जो आगे वाले दांत हैं, जिनका मुख्य काम होता है काटने का, उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 8 होगी, 6 होगी, या फिर 4 होगी? ये तो मैंने अभी कराया भी था और आपको लिखवाया भी था। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। बताइए फटाफट। आपसे पूछा जा रहा है कि वयस्क मनुष्य में कृंतक जो दांत हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 8 होगी, 6 होगी, या फिर बेटा 4 होगी? कितने होते हैं कृंतक? आगे वाले दांत है ना, जो आप मुस्कुराते हो तो यही दांत आपके दिखाई देते हैं, काटने के काम ये आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जवाब है। 80% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन, अंकित, आयुषी, यशोदा, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है तुम लोग बता ही दोगे। चलो बताओ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनका नाम विलई है, वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत और पेट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बताइए। पहले सबने गलत जवाब दिया था, बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। विलई लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमी आकृतियां कहाँ पर मौजूद होती हैं? शरीर के किस अंग में मौजूद होंगी? ये कहाँ पर पाई जाएंगी? बड़ी आंत, मूत्राशय के अंदर, छोटी आंत में, या फिर बेटा ये पेट में पाई जाएंगी? कहाँ पर ये पाई जाती हैं? जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। कहाँ पर पाई जाएंगी? छोटी आंत में पाई जाती हैं, याद रखेंगे। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बेटा इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन, जिसमें 86% बच्चों ने ही यहाँ पे सही जवाब दिया है, जो कि अभी बताने पर भी 86% बच्चों ने ही यहाँ पे सही जवाब दिया है। अगला सवाल बताओ, ईसोफेगस को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? भोजन नली कहेंगे, सांस नली कहेंगे, ट्रैकिया कहेंगे, या फिर इसे लेरिनेक्स कहा जाता है? ईसोफेगस को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? इसे किस और नाम से जाना जाता है? भोजन नली, सांस नली, ट्रैकिया कहा जाएगा, या फिर इसे हम गला कहते हैं, या फिर इसको हम लेरिनेक्स कहेंगे? बताओ जल्दी से क्या इसको कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। तो ईसोफेगस यानी जब आप खाना, जो एक छोटी सी नली होती है जो तुम्हारे पेट से इस तरीके से जुड़ी होती है, याद रखेंगे। इसकी जो लंबाई होती है, याद रखना है, इसकी लंबाई होती है लगभग 25
सेंटीमीटर। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और इसी को हम कहते हैं ईसोफेगस, इसी को हम ईसोफेगस या फिर इसे हम कहते हैं फूड पाइप। इसे भोजन नली कहा जाएगा या फिर आप इसे ईसोफेगस कहोगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 58% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें ए कुमार, सुमन, भारती, खनिज, इन लोगों का जवाब सही है। ईसोफेगस को ही हम भोजन नली कहते हैं और यहीं से खाना आपके मुंह से सीधा आपके पेट के अंदर आता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ईसोफेगस को ही भोजन नली बोला जाता है, याद रखेंगे। और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, याद रखेंगे। पाचन की क्रिया जो है वो यहाँ पर नहीं होती, पाचन की क्रिया जो है यहाँ पर नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या पाचन होता है, तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बताइए, अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां एक नामक अम्ल का स्राव करती हैं। आपके पेट के अंदर एक एसिड बनता है, उस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है, अमोनिया नाम है, या फिर उसका नाम है यूरिया? बताइए जल्दी से। आपके पेट के अंदर जठर ग्रंथियां एक एसिड बनाती हैं, उस एसिड का क्या नाम है? उस एसिड का क्या नाम है? बताइए फटाफट जल्दी से। और अगर इस एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाता है। अगर इस एसिड की मात्रा बढ़ गई तो आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए कि वो क्या है। बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? वो होगा HCl। आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिसे हम HCl कहते हैं, याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, ए ऑप्शन, जिसमें 88% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अंकित, अलोन बॉय, अमित, टॉक्सिक, अभिषेक, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। तो ए ऑप्शन जो है बेटा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आज के लिए इतना ही। बाकी ये क्लासेस का टाइम टेबल है। साइंस की क्लास रोजाना सुबह 11 बजे होती है, तो आप मेरे साथ सुबह 11 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी क्लासेस के टाइम टेबल भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिस पर कंप्लीट हमारी डीएलएड की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और ज़रा देखते हैं कि आज के टॉपर्स कौन हैं। तो आज की क्लास को टॉप किया है सलोनी ने, सेकेंड रैंक आई है अलोन बॉय की, थर्ड रैंक पर है टॉक्सिक, उसके बाद कुलसुम, पिंकी, बेसिक एजुकेशन, AK बॉस, साइमा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो आप लोगों को रेगुलर क्लास के साथ जुड़ना है। रोज़ क्लास सुबह 11 बजे होती है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, साइंस विद हिमानी मैम के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। इंग्लिश की क्लास अभी नहीं हो रही है, कुछ समय के बाद इंग्लिश की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी उसमें टाइम है क्लास को स्टार्ट होने में, तो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कल का PDF भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। कल का और आज का दोनों का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए भाई इसी के साथ सेशन को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। और मुलाकात अब आपसे शाम को 5 बजे होगी, क्योंकि 5 बजे भी साइंस की क्लास होती है। जो बच्चे कार्यालय परिचारी, CGL 4, इंटर लेवल या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो शाम को